सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक होंगे आई होप। ठीक है, खुशखबरी आपको पता ही होगा कि आपकी जो क्लासें हैं वो 21 तारीख से, आपके जो स्कूल है वो 21 तारीख से गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि 21 सितंबर से आपकी जो क्लासें हैं वो शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो जो किसी भी तरह की अब तक के जो भी कमियां रही हैं, ठीक है, या फिर पढ़ाई के अंतर्गत या फिर आपके जो जिज्ञासाएं हैं जिन्हें हम कंप्लीटली उनका समाधान नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सभी दूर होने वाले हैं। 21 तारीख से आपकी क्लासें शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी कर लेना, बैग वैग अपने बिल्कुल सही तरीके से, ड्रेस वगैरह जो भी है आपके पास उसको प्रेस करके धो धा के अच्छी तरह से, ठीक है, तैयार हो जाना। किसी बच्चे ने बाल बढ़ा रखे होंगे तो बाल कटवा लेना अपने। ओके, चश्मा वगैरह अगर कोई लगाता है तो उसने वो रख दिया होगा तो वो उसको एक बार फिर से दिखा लेगा। क्यों? क्योंकि 21 तारीख से आपकी क्लासें शुरू हैं। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। नहीं, रूबरू होंगे आप और हम, बहुत दिन हो गए, 6 माह हो गए कम्प्लीटली। ये समझ लो कि इस 22 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे। क्यों? तो 6 महीने का पीरियड तो है, वो कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आपने 6 महीने घर के अंदर गुजारे हैं बगैर किसी भी कम्युनिकेशन के, अपने यार दोस्तों के, ठीक है, अपने रिश्तेदारों के। सो क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएंगी। गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जितने दिन स्कूल लगेंगे, ठीक है, सिलेबस भी उतने ही दिन का जारी होगा। ओके, तो ये तो अच्छा ही है, और पेपर भी उतने का ही होगा। तो क्या सिलेबस जारी करते हैं? हमने तो आपको 8-7 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा ही दिए हैं हमने, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा क्या गाइडलाइन दी जाती है अभी इसका इंतज़ार है। लेकिन कुछ हद तक जो है वो राहत की सांस है कि स्कूल जो है वो आपके 21 सितंबर से खुलने वाले हैं। ओके, गुड। तो क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं या छात्राएं जो हैं, यानी कि जो भावी डॉक्टर हैं जितने भी, उनके लिए आज हम पढ़ रहे थे पोषक तत्वों के बारे में, और हम लगभग 8 पोषक तत्वों के बारे में पढ़ चुके थे, शायद 9। ठीक है, 10वां जो पोषक तत्व है वो है आयरन। नोट कर लीजिए, आयरन, ठीक है, यानी कि लोहा। ओके, पौधे इसे Fe+3 यानी कि फेरिक, ठीक है, पौधे इसे Fe+3 आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे इसे किस रूप में ग्रहण करते हैं? Fe+3 के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, परंतु ये लाइन इंपॉर्टेंट है, परंतु यह उपापचयी क्रियाओं में, परंतु यह उपापचयी क्रियाओं में किस रूप में सक्रिय रहता है? Fe+2 के रूप में क्रियाशील होता है। ठीक है, क्रियाशील होता है, ये बात ध्यान रखना अच्छी तरह से। पौधे ग्रहण तो इसका किसके रूप में करते हैं? फेरिक आयन के रूप में, यानी कि Fe+3 के रूप में करते हैं। ठीक है, डबल संयोजकता होती है इसकी, Fe+2 और Fe+3। +3 जो होता है वो फेरिक होता है, और +2 जो होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है? वो फेरस होता है। तो उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं पादप की, उसमें अगर लोहे का योगदान है तो वो फेरस के रूप में होता है, और ये फेरस के रूप में क्रियाशील होता है। इसलिए कहा गया है कि पौधे इसे Fe के आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, परंतु ये उपापचयी क्रियाओं में Fe+2 के रूप में क्रियाशील होता है। ठीक है, काम क्या करता है? यह तत्व कोशिका विभाजन, ठीक है,
कोशिका विभाजन में मदद करता है, ETS या श्वसन में भी मदद करता है, फाइटोक्रोम वगैरह जो वर्णक होते हैं उस जो अपना श्वसन की जो प्रक्रिया होती है पौधों के अंदर उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कोशिका विभाजन, श्वसन, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, और जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ग्राही से और दूसरे ग्राही तक पहुंचते हैं तो डियर स्टूडेंट वहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यह था, तो ये हम अगले जो जस्ट इससे आगे वाले जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे उन 9वां और 10वां जो चैप्टर है वो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन से संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपकी पूरी जो बुक है उस पूरी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो 9वां और 10वां है। ठीक है, जहाँ पर हम पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को और पौधों में होने वाले श्वसन को पढ़ते हैं। ठीक है, और उसी श्वसन में इस शब्द को भी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ETS के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ETS, ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। तो ये तत्व क्या काम करता है? यह तत्व कोशिका विभाजन, श्वसन व इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में अपनी भूमिका निभाता है। अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करें कि आयरन जो होता है ये असंचरणशील तत्व है, अर्थात इसका पौधे में संचरण नहीं होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। Fe का पौधों में संचरण नहीं होता है। संचरण नहीं होने का मतलब क्या है कि ये जो होता है फिक्स जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में यह स्थायी प्रोटीन, पत्तियों में यह स्थायी प्रोटीन फाइटोफेरिटिन, नाम याद रखना, फाइटोफेरिटिन। ठीक है, स्थायी क्या कहा गया है कि पौधों का Fe का पौधों में संचरण नहीं होता है कभी भी। जैसे दूसरे एलिमेंट जो होते हैं, जैसे पोटेशियम का स्थानांतरण हो जाता है, कैल्शियम वगैरह भी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के साथ स्थानांतरित हो जाते हैं, फास्फोरस ATP के साथ स्थानांतरित हो जाता है। ऐसे ही डियर स्टूडेंट Fe जो होता है वो कभी भी स्थानांतरित नहीं होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये फिक्स जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में यह स्थायी प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइटोफेरिटिन। वह केंद्रक में क्रोमेटिन जाल के रूप में पाया जाता है। वह केंद्रक में किसके रूप में पाया जाता है? क्रोमेटिन जाल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। Fe का संचरण नहीं होता है और ये फिक्स जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ उपस्थित होता है? एक तो पत्तियों में एक प्रोटीन पाया जाता है जिस प्रोटीन का नाम है फाइटोफेरिटिन। ठीक है, ये फाइटो जो फेरिटिन होता है इसका एक संगठक होता है Fe। ठीक है, अगर इसके हम रासायनिक संगठन की बात करें तो फाइटोफेरिटिन में क्या पाया जाता है? Fe यानी कि आयरन्स पाया जाता है। ओके, और केंद्रक में ये क्रोमेटिन जो जाल होता है, क्रोमेटिन जाल तो आप समझते हैं, केंद्रक जो होता है अपना, उसके अंदर अपनी जो कोशिका होती है उसके अंदर पाए जाने वाला जो केंद्रक होता है उसके अंदर DNA सूत्र उपस्थित होता है डियर स्टूडेंट, इस तरह से उलझा हुआ, और यही क्या कहलाता है? ये क्रोमेटिन जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमेटिन जाल कहलाता है। ठीक है, जो कि DNA सूत्र होता है एक प्रकार से। इसके अंदर थोड़ा बहुत लोहा भी होता है। दूसरी जो चीज केंद्रक में उपस्थित होती है वो न्यूक्लियोलस होती है, यानी कि केंद्रिका। ठीक है, ये दोनों मिलकर राइबोसोम संश्लेषण का कार्य करती हैं, साथ साथ प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती हैं। क्रोमेटिन जाल बाद में जब सेल डिवीजन की प्रोसेस चलती है ये वाली, ठीक है, तो यही क्रोमेटिन जाल बाद में
स्पष्ट होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और डियर स्टूडेंट, ये जो टुकड़े हैं ये क्या कहलाते हैं? ये टुकड़े गुणसूत्र कहलाते हैं बाद में। ठीक है, यही क्रोमेटिन जाल बाद में किस में चेंज हो जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाता है, और यही टुकड़े जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र कहलाते हैं। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी हो गई, ठीक है, जिसके आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। ओके, बस कभी हम आपके घर आए तो हमें एक कप चाय जरूर पिला देना। ओके, और आजकल चाय भी मैंने छोड़ दी है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप चाय नहीं पिएंगे, तो आजकल मैं कॉफ़ी पीता हूँ। ठीक है, तो जब भी आपके घर आएँ तो हमें आप एक कॉफ़ी पिला देना। आएंगे ज़रूर, ठीक है, इसलिए कॉफ़ी का पैकेट जो है वो अपने घर पर संभाल के रख लेना। कहीं हम जाएं और आप ये एक्सक्यूज़ करें कि सर कॉफ़ी तो है ही नहीं घर में। ओके, तो कॉफ़ी जो है वो आप अपने घर में ला के रख लेना पहले से ही, बाज़ार में जाओ तो। समझ गए? तो ये हमारा आयरन है, आपके सामने लिखा हुआ है कि आयरन जो होता है वो किस रूप में अवशोषित होता है, किस रूप में क्रियाशील होता है, कहाँ कहाँ इसका भूमिका होती है और कहाँ पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर्स हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें न्यूनता के लक्षण। फटाफट उतार लिया करो, इतनी देर मत लगाया करो, तुम्हारी वो आदत नहीं गई है मोह पाड़ने की। ठीक है, तुम ऐसे ही हो, ऐसे नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो जाओ। अब तो काफ़ी फ्रेश हो गया आपका माइंड, नहीं 6 महीने हो गए आपको घर पे, तो अब तो अच्छी तरह से तरोताज़ा हो गए होंगे, अब इतना बोझ भी नहीं है आप पे। क्यों? तो डियर स्टूडेंट, बोझ नहीं है तो इसका फ़ायदा उठाइए ना। क्यों? फ़ायदा तो उठाते नहीं हो, फ़ायदा नहीं उठा रहे हो मेरी क्लासों का, तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप क्लास, जो भी हम क्लास लेते हैं उस क्लास को आप केयरफुली जो है वो देखा करो। ठीक है, अगर जब तक आप उसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे कि क्या कह रहे हैं गुरुजी, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कल मैंने एक क्वेश्चन आपसे पुटअप किया था और बहुत कम बच्चे जवाब दे रहे हैं, इसका मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा बुरा लगता है इस चीज़ के लिए कि बच्चे पता नहीं वीडियो देखते हैं या नहीं देखते, या फिर वो इतने क्यूरियोसिटी उनके अंदर है ही नहीं, जिज्ञासा उनकी बिल्कुल खामोश हो चुकी है। वो पता नहीं क्या है, पता नहीं घर वाले उनसे काम करवा रहे हैं या कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में जाने लग गए या मजदूरी में जाने लग गए या नरेगा में काम करने लग गए, जिससे वो बिल्कुल थक जाते हैं, चूर हो जाते हैं। अरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपसे संबंधित पूछे थे। हम इससे जस्ट पिछला जो पढ़ा था वो सल्फर पढ़ा था, और हमने ये बताया था कि उस पदार्थ का नाम बताइए या फिर उन कोशिकाओं का नाम बताइए जिनके कारण पौधे में चरपरा स्वाद रहता है। जो ब्रेसिक्रेसी जो या क्रूसीफेरी जो फैमिली है, उस फैमिली के अंदर क्या होता है कि अगर उनको हम चबाते हैं तो एक तीखी गंध अनुभव होती है, साथ ही साथ चरपरा स्वाद रहता है। तीखी गंध के लिए कौन सा जो है यौगिक, और एक तो होता है यौगिक, ठीक है, जो कि किसके लिए जिम्मेदार होता है? तीखी गंध के लिए। और दूसरी होती है सेल्स, जिनको खाने से क्या आता है? चरपरा स्वाद आता है। ये क्वेश्चन मैंने पुटअप किया था, ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि उन बच्चों के मैं नाम लूंगा। 2 ही स्टूडेंट थे, उनके लिए क्लैपिंग है मेरी तरफ से, ठीक है, कि 2 ही स्टूडेंट थे, प्रीति यादव, ठीक है, और दूसरी जो है वो है कविता। इन 2 बच्चियों ने जो है आंसर दिए थे, कमेंट किए थे, या फिर इन बच्चों ने मेरे को व्हाट्सअप किया था कि सर इसका आंसर ये होगा। दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, ठीक है। यौगिक जो तीखी गंध वाला होता है डियर स्टूडेंट, वो थायोआइसोसाइनेट होता है, ठीक है। कौन सा होता है? आइसोसाइनेट। और जो चरपरा स्वाद जिसके कारण होता है वो सेल्स होती हैं मायरोसिन। कौन सी होती हैं? मायरोसिन जो सेल्स होती हैं, मायरोसिन जो कोशिकाएं होती हैं, वे कोशिकाएं इनके लिए जिम्मेदार होती हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और पुटअप मैंने किया था कि आपको वो भी नाम बताना है कि वे कौन से अमीनो अम्ल हैं जो सल्फर से बने हुए होते हैं, जिनमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो 2 ही थे, सिस्टीन। कौन कौन से थे?
एक तो डियर स्टूडेंट सिस्टीन होता है, ठीक है, ये एक अमीनो अम्ल है। हमारी जो बॉडीज होती है, हमारा जो शरीर होता है, उसके अंदर कुल मिला के 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने? 20 प्रकार के। होते तो और भी ज़्यादा हैं, जो लाभदायक श्रेणी में आते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक सिस्टीन होता है और दूसरा होता है मीथियोनिन, ठीक है। कौन सा होता है? मीथियोनिन, ठीक है। तो मीथियोनिन और सिस्टीन जो होते हैं वो आंसर दूसरे का था जो हमने अमीनो अम्ल के बारे में आपसे पूछा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके द्वारा उन वीडियोस को देखा तो जा रहा है, मैं व्यूअर्स देखता हूँ, ठीक है, बट सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आप जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं उनके आप जवाब नहीं देते हो। अरे जवाब देने के लिए आपको समय मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम क्लास में आपको खड़ा करके पूछ रहे हैं, हो सकता है उस समय एट द प्रेजेंट आपको वो आंसर याद नहीं आए, लेकिन बाद में तो आप तलाश करके कहीं भी, ठीक है, या अपना दिमाग दौड़ा के तो आप पूछ के कम से कम कमेंट तो कर सकते हो हमें, कि जवाब तो दे सकते हो कि सर इसका आंसर ये होगा। क्या हमने कुछ गलत पूछा है आपसे? बताइए, ठीक है। अगर हम आपसे कुछ गलत पूछ रहे हैं तो उसके लिए हम जो है वो ये ध्यान रखेंगे आगे से कि भी आपसे सवाल नहीं पूछे। बड़े अफसोस की बात है, हमारे पास 20 स्टूडेंट हैं और 20 में से सिर्फ 2 बच्चे जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, ठीक है। मैं बड़ा इस चीज़ से परेशान हुआ हूँ, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। हम जितनी आपके साथ मेहनत करते हैं आपको भी इतनी, मैंने पहले ही दिन कहा था कि बेटा चाहे ऑफलाइन क्लासें हों या ऑनलाइन क्लासें हों, ठीक है, हम जितनी मेहनत करते हैं आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बराबर आप मेहनत करती जी, रिजल्ट आपका 100% रिजल्ट रहने की उम्मीद रहेगी। जो बच्चा आप हर साल का रिकॉर्ड उठा के दे सकते हैं, जिस बच्चे ने, ठीक है, मेरे को केयरफुली सुना है, जिस बच्चे ने मेरे पढ़ाए हुए जो नोट्स वगैरह हैं उनको अच्छी तरह से, एक तरीके से ये समझ लीजिए कि उनको याद किया है, उनको फॉलो किया है, वो बच्चा जो है वो 90+ अंक लेके आया है, ठीक है। 100 यानी कि 100 का आपका पेपर होता है, उसमें से 90 से ज़्यादा नंबर आए हैं, समझ गए। 95, 96, 98, 97 या कई बार तो 100 ऑफ 100 नंबर भी आए हैं 1-2 बैच में हमारे जो आपके जैसे बच्चे पढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो मेरी बात जो है वो मैं जो बोर्ड पे आपके सामने मैंने जो लिख दिया या मैंने जुबान से जो निकाल दिया वो बिल्कुल सत्य निकालूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक परफेक्ट मैन हूँ, नहीं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को याद रखना है कि जो भी हम आपको पढ़ाते हैं उस पर हम मेहनत करते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो किस तरह की क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि बच्चे जो होते हैं वो वास्तव में जो है वो कहाँ तक उनकी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपके हाव भाव जो होते हैं, आपके चेहरे के जो इम्प्रेशन होते हैं, उनसे हमें बड़े आसानी से पता लग जाता है क्लास के अंदर कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि आप सब मेहनत कीजिए। आपके हाथ में एक ही चीज़ है, वो है मेहनत। मैंने आपको 5 सितंबर को जिस दिन टीचर्स डे था उसके अंदर एक गुरु मंत्र बताया था। गुरु मंत्र ये था कि कठोर मेहनत जिसका कोई विकल्प नहीं है, समझ गए, जिसका कोई विकल्प नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जितनी आप मेहनत करेंगे चाहे किसी भी क्षेत्र में करें आप, ठीक है, उसका एक सकारात्मक परिणाम सामने आता है। और आपके सामने बहुत ज़्यादा दिन शेष नहीं है, 6 महीने और हैं आपके पास, और इन 6 महीनों में जो है आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, समझ गए। मुझे हर रोज़ कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, देखो पढ़ने में और क्या पढ़ने में काफ़ी अंतर होता है, समझ रहे हो मेरी बात। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन हकीकत में अगर किसी बच्चे को ये पता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ तो वो चीज़ उसको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी। क्या पढ़ रहा हूँ का मतलब कि जब आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं क्या वास्तव में वो चीज़ आपको उसी एट द प्रेजेंट आपको समझ में आ रही है या नहीं, समझ गए। तो बाधाएं जो होती हैं वो तो हमेशा चलती रहेंगी, ठीक है ना। बाधाओं से मत घबराइए, बाधाएं आती रहेंगी। बाधाओं को दूर करने का एक एक तरीका होता है, ठीक है। वो क्या तरीका होता है, मान लीजिए क्योंकि दरवाज़ा बंद है और बंद दरवाजे को आप खोलने का प्रयास कर रहे हैं और आपके पास चाबी भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में एक ही विकल्प आएगा कि मुझे इसे तोड़ देना चाहिए,
यही होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसे धक्का मारेंगे। आपने 5 बार 10 बार धक्का मार लिया लेकिन दरवाजा नहीं टूटा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट हकीकत तो यह है कि आपके उन 10 धक्कों ने उस दरवाजे की चूल जो थी वो हिला दी थी, यानी कि उसे कहीं ना कहीं से कमजोर जरूर कर दिया है, और हो सकता है कि 11वें धक्के में वो टूट जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो लगातार जो मेहनत होती है उसका परिणाम सकारात्मक आता है हमेशा, क्योंकि लोहा जो होता है वो हमेशा अंतिम चोट पर ही टूटता है। चोट तो बहुत सारी मारी जाती है या नहीं? चोट तो बहुत सारी मारी जाती हैं, लेकिन लोहा टूटता कब है? लोहा टूटता है अंतिम चोट पर। ठीक है, सो मेहनत कीजिए। मेरा बस यही एक प्रयास है कि आपको बढ़िया से अच्छे अंक दिलाएं, और कल को अगर हम जब आपके गांव से गुजरें, आपके घर अगर हम पहुंच जाएं किसी भी कारणवश, ठीक है, तो आप जो है वो हमसे छुपे नहीं, आप हमारी नज़रों में नज़रें डाल के और कह सके कि हाँ सर मैंने ये अचीव किया है। ठीक है, उस समय आपको ही गर्व नहीं होगा अपने ऊपर, हमें भी आपके ऊपर गर्व होगा, और हमें अपने आप पे भी गर्व होगा कि ये हमारा छात्र है कहते हुए। समझ रहे हो? आपका बैच बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं सभी। ठीक है, 8-10 बच्चे काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट हैं, और उन सब से मेरी उम्मीद है कि वे बच्चे बढ़िया प्रयास करें। तो प्रयास जो है वो आपके हाथ में है, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन नहीं करेंगे तो मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बस इतना है कि कभी हम और आपकी अगर मुलाकात हो गई तो शायद आप मुझे पहचानेंगे नहीं। क्यों? वो इसलिए नहीं पहचानेंगे कि आप में कमियां हैं। अगर टॉपिक पे बात करते हैं, समझ में आए तो जरूर मेरी बातों को फॉलो करना। न्यूनता के लक्षण, आयरन जो होता है उसकी कमी की से क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पहला है कोशिका विभाजन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, आदि प्रक्रियाएं मंद पड़ जाती हैं। ठीक है, मंद पड़ जाती हैं, या मंद की जगह आप लिख सकते हैं, मंद से ज़्यादा बेटर शब्द होगा अनियमित हो जाती हैं। ठीक है, रेगुलेशन नहीं हो पाता सही ढंग से, अनियमित हो जाती है। समझ रहे हो? पहली बात। दूसरी, हरिमीनता का जो आप है वो सभी की जगह लिख सकते हैं कि हरिमीनता उत्पन्न हो, जो तरुण पत्तियां होती हैं उनमें क्या हो जाती है? हरिमीनता उत्पन्न हो जाती है। तो दूसरा यही लिख सकते हैं, तरुण का मतलब जो नई, ठीक है, तरुण का मतलब जो नई पत्तियां निकली हैं, जो नई कोपल हैं, ठीक है, उनमें, तरुण पत्तियों में हरिमहीनता ओके, और कोशिका की विभाजी क्रिया रुक जाती है, विभाजन अगर डिस्टर्ब होता है, ठीक है, पौधा बौना रह जाता है। इस तरह के और भी लक्षण इसके हमें दिखाई देते हैं। आपको सिर्फ ये 2 लक्षण नोट करने हैं। समझ गए? फटाफट इन्हें नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे मैग्नीज के बारे में, ये भी काफ़ी अच्छा तत्व है। मिटा दूं? नेक्स्ट क्या है? Mn, यानी कि मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। मैग्नीशियम हम पढ़ चुके हैं, जो कि क्लोरोफिल का एक घटक होता है, और राइबोसोम की दोनों जो इकाइयां होती हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं वो उनके संदर्भ में, और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। नीट के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया है कि क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा होता है? मैग्नीशियम। राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य कौन सा तत्व करता है? वो भी मैग्नीशियम होता है।
अब हम बात करेंगे मैग्नीज की। किसकी? मैग्नीज। सबसे पहले तो ये मृदा में किस रूप में मिलता है? यह तत्व मृदा में मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2, ठीक है, के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है, ठीक है। लेकिन पौधे इसका इस रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। पौधे इसे किस रूप में ग्रहण करते हैं? मैग्नस आयन के रूप में। यह ध्यान रखना, पौधे इसे मैग्नस यानी कि Mn++ या +2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसे मैग्नस आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। पहली बात, पाया किस रूप में जाता है मृदा में? MnO2 के रूप में, ओके, और मैग्नस आयन के रूप में पौधे इसे ग्रहण करते हैं। और क्या काम क्या करता है? कार्य की अगर बात करें तो यह तत्व श्वसन, नाइट्रोजन उपापचय, प्रकाश संश्लेषण, ये प्रक्रियाएं पौधे में होती हैं। और होता ही क्या है पौधे में? तो यह तत्व श्वसन, नाइट्रोजन उपापचय, प्रकाश संश्लेषण के अनेक एंजाइमों का सक्रियक है, कि अनेक एंजाइमों का सक्रियक है। सक्रियक का मतलब एक्टिवेटर है, यानी कि उन एंजाइमों को क्या करता है? एक्टिव बना देता है, सक्रिय बना देता है। इसकी जो उपस्थिति होती है वो नाइट्रोजन उपापचय में भाग लेने वाले, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजिनेज, एक एंजाइम का नाम लिख रहा हूं जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है डियर स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन के उपापचय में मदद करता है, ठीक है, और इसको सक्रिय, ये पहले निष्क्रिय अवस्था में होता है, और मैग्नीज जो होता है इसे क्या बना देता है? सक्रिय बना देता है। तो एक प्रकार से ये जो प्रक्रियाएं मैंने लिखी हैं, श्वसन है, नाइट्रोजन उपापचय, प्रकाश संश्लेषण, इनके जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, पौधों में होने वाली समस्त क्रियाएं, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं डियर स्टूडेंट, सारी की सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो किसी ना किसी एंजाइम के द्वारा कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इन एंजाइमों के सक्रियक के रूप में मैग्नीज जो होता है वो अपनी भूमिका निभाता है, इन तीनों के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट का संश्लेषण भी करता है। यह कंप्लीटली नहीं करता लेकिन उसमें भाग लेता है। यह क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का मतलब समझ गए? हरित लवक, ठीक है। यह कोष्टक में लिख देता हूं मैं, यह क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है। संश्लेषण के लिए जिम्मेदार तो नहीं होता लेकिन उसके अंदर क्या करता है? भाग लेता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें थी। अब हम पढ़ते हैं इसके न्यूनता के लक्षण। फटाफट नोट कर लीजिए पॉज करके। न्यूनता के लक्षण कि अगर मैग्नीज की कमी हो जाए तो कौन कौन से लक्षण जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो पहला जो लक्षण है डियर स्टूडेंट
वो है जड़ों का सीमित विकास। क्या है? जड़ों का सीमित विकास। जड़ें जो होती हैं वो कंप्लीटली विकसित नहीं हो पाती अगर पौधे में मैग्नीज की कमी है। ठीक है, जड़ों का सीमित विकास। दूसरी अगर बात करें, इस तत्व की कमी से पौधों में दो प्रकार के रोग हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जई में ग्रे स्पिक कमी से, ऐसे लिख लो, उक्त पादप का नाम जई। जई में ग्रे स्पिक, ठीक है, जई में कौन सा हो जाता है? ग्रे स्पिक। तथा मटर जो होता है, मटर में कौन सा रोग हो जाता है? मटर में मार्स स्पॉट रोग हो जाता है। ठीक है, मटर में मार्स स्पॉट रोग हो जाता है। समझ गए? तो इस तत्व की कमी से पार्टिकुलर पौधे का नाम दिया गया है जई। जई में तो ग्रे स्पिक और मटर में मार्स स्पॉट रोग इसकी कमी से हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं? कमी के, न्यूनता के लक्षण दिखाई देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? नेक्स्ट है बोरान, जिंक, तांबा, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल। इन चारों के चारों को हम जो है वो 4 या 6 बच गए, सॉरी, इन सभी को, ये 11वां है, इन सब को हम जो है 6 जो बच गए उन्हें कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नोट्स जो वगैरह आपके सामने लिखे गए हैं, इन सब नोट्स को कंप्लीट कर लेना आपने। और वो मेरा एक ध्येय वाक्य है, वो है खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।